नमस्कार प्यारे बच्चों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी अनिवार्य की बुक नंबर 2 जिसका नाम है वितान भाग 2। वितान भाग 2 इसकी बात कर रहे थे। इसमें 4 लेसन थे भी, चारों के चारों लेसन इससे जो पीछे हमारे वीडियो उसमें एक एक करके आ चुके हैं। अब दोबारा इस वीडियो में हम इन चारों लेसनों को एक बार इनका जो सार है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो इससे पहले देखा गया है, पढ़ा गया है, वो हमारे कहाँ तक याद हुआ है। तो उसी को लेकर ये जो हमारा वीडियो है वो हम बना रहे हैं। हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 की भी। लेसन नंबर 1 था वो हमारा था भी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग। देखो भी हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी गई थी कि जो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकें, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। मैंने एक प्रश्न छोड़ा था कि सिल्वर वेडिंग क्यों मनाई जाती है। तो कमेंट बॉक्स में किसी ने ये नहीं पूछा कि सर आपने ये कहा था कि सिल्वर वेडिंग क्यों मनाई जाती है, लेकिन आपने उसका उत्तर उस वीडियो के अंदर नहीं दिया। तो उसका उत्तर ये था कि 2 कारण होते हैं। एक तो कारण होता है भी दिखावा। दिखावा क्या होता है, जैसे हमें पता है कि इस लेसन का जो मुख्य पात्र था वो क्या था, यशोधर बाबू था। तो यशोधर बाबू का जो बड़ा लड़का था वो क्या था भी एक विज्ञापन कंपनी में था और जो 1500 रुपये पर मंथ कमा रहा था। अब ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानता है क्योंकि उस समय 1500 रुपये कमाना बहुत ही बड़ी बात थी। तो ये क्या करता है कि ये सोचता है कि मैं जो अपना बॉस है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में काम किया जाता है तो वहाँ पर जो बॉस होता है उसको खुश रखना सबसे पहला काम होता है। तो अब उसको खुश रखने के लिए क्या होता है कि घर में दावत दी जाती है। अब सीधी दावत कैसे दें, उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है। चाहे उसको जन्मदिन के साथ जोड़ दिया जाता है या मैरिज एनिवर्सरी के साथ जोड़ दिया जाता है। उस बहाने से क्या है, उस बॉस को बुला लिया जाता है और उसकी खातिरदारी कर दी जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और प्रमोशन हो जाता है। इसलिए ये सिल्वर वेडिंग मनाने का प्लान बनाते हैं भी कि घर पे बॉस को बुलाएंगे और उसकी खातिरदारी हो जाएगी, साथ में घर के मेंबरों से मिला देंगे। तो क्या है कि हो सकता है कि वो मेरे से प्रसन्न हो जाए तो मेरी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए या मेरे को नौकरी से न निकाला जाए। ये कारण होता है सिल्वर वेडिंग मनाने का। इसका मुख्य पात्र कौन था भी, यशोधर बाबू था। ये हमने पढ़ा था। यशोधर बाबू के ऊपर किसका प्रभाव था भी, किशन दा का प्रभाव था। और इसकी जो पत्नी थी उसके ऊपर किसका प्रभाव था भाई, इसके ऊपर बच्चों का प्रभाव था। इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। इस लेसन का अगर सार देखा जाए तो पहला ही प्रश्न ये है कि यशोधर बाबू समय के साथ बच्चों के साथ यानी कि समझौता नहीं कर सकता या नहीं रह सकता, लेकिन पत्नी है वो समय के अनुसार बदल जाती है, बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। क्योंकि वो ये चाहती है कि ये यशोधर बाबू ये पुराने ज़माने के हैं, अब बच्चों की बात नहीं मानना ये भी गलत बात है। तो इसलिए ये क्या करती है, बच्चों की बात मानकर यानी कि आधुनिकता बना लेती है। लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाते, वो अपनी जो पुरानी परंपरा है उसी को निभाते चले जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर किशन दा का प्रभाव था। तो ये हमारा पहला लेसन था भी। लेसन का नाम आते ही, लेसन लिखा होने पर ही अपने को ये पता होना चाहिए कि इस लेसन में क्या है। जब तक उसकी थीम हमारे दिमाग में नहीं बनेगी, उसका सार दिमाग में नहीं बनेगा तो हम याद नहीं रख पाएंगे, हमारे अच्छे अंक आने की संभावना नहीं होती। अब है नंबर 2 हमारा जूझ। इसके अंदर भी मैंने एक बहुत बड़ी यानी कि एक मिस्टेक छोड़ी थी जानबूझ कर कि आप उसको पकड़ पाते हैं या नहीं पाते। क्योंकि मैंने जो संघर्ष लिखा था उसमें मैंने ये रह की मात्रा गै पे लगाई थी और मैंने बोला संघर्ष ही था। वो इसलिए किया गया था कि आप उस वीडियो को या किसी भी वीडियो को कितना ध्यान से देखते हैं। तो इस संघर्ष का अर्थ क्या होता है अभी, संघर्ष का अर्थ क्या होता है कि हम अगर किसी भी चीज़ में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो वो आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए बहुत सी मुश्किलें सामने आती हैं।
उन मुश्किलों या उन परिस्थितियों से जो लड़ लेता है आदमी वो आगे सफल हो जाता है, लेकिन जो उन परिस्थितियों से नहीं लड़ पाता वो सफल नहीं हो पाता। उन परिस्थितियों से लड़ना ही क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। जैसा कि किसके साथ होता है? आनंद यादव के साथ। हमने पढ़ा था कि इसकी पढ़ाई है वो बीच में छुड़वा ली थी। किसने? इसके पिता ने। अब इसकी इच्छा क्या थी कि दोबारा से पढ़े। तो हमने उस वीडियो में देखा था भी किस प्रकार ये अपनी माता को पहले कहता है और उसके बाद में दत्ताजी राव के पास चला जाता है। दत्ताजी राव के कहने पर इसके पिताजी दोबारा इसकी पढ़ाई शुरू करवा देते हैं। जब दोबारा पढ़ाई शुरू करवाते हैं तब क्या है कि जो मराठी नाम का अध्यापक था उसकी कविता बोलने के ढंग से इतना प्रभावित होता है कि इसका भी मन करता है कि ये कविता लिखे। तो ये भी धीरे धीरे क्या है कविता लिखने का प्रयास करता है। देखो जब ये खेत में जाता है, प्रश्न है भी पहले खेत में जाता था तो अकेलापन वो इसको खाने के लिए आता था, तो इसको ये लगता था कि खेत में जाऊं वहाँ कोई ना कोई मेरे पास आए, मैं उनसे बातें करूं और मेरा समय व्यतीत हो जाए। लेकिन जब इसने कविता लिखना प्रारंभ किया तब इसको ये लगा कि मेरे पास कोई नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि यह उस कविता को ऊंची आवाज़ में गा सके, यानी कि अपने हाव भाव है वो प्रदर्शित कर सके। इसलिए क्या है कि बाद में वही अकेलापन इसको क्या लगता है? अच्छा लगने लग जाता है। तो धीरे धीरे ये भी क्या है बहुत अच्छा कवि बन जाता है। इसकी मराठी में सुधार आ जाता है और कविता कैसे लिखी जाती है, कवि किस प्रकार का व्यक्ति होता है, वो सारी चीज़ें इसको समझ में आ जाती है और ये कविता लिखना सीख जाता है। तो यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए जो इसने संघर्ष किया उसी को क्या है? जूझ कहा गया है कि एक पढ़ाई के लिए संघर्ष करना और उसके बाद में सफल हो जाना, यानी कि एक लेखक बन जाना, एक कवि बन जाना, इसके लिए बहुत बड़ी बात थी भी। अब नंबर 3 जो हमारा लेसन था हम उसकी बात करेंगे। अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव, ये हमारा तीसरा लेसन था भी। देखो ये किसके ऊपर था भी? मोहनजोदड़ो के ऊपर था। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान क्या कुछ मिला वो हमने उस लेसन में बात की थी। जैसे हमने देखा कि गेहूं मिला, सरसों मिला, जौ मिले और पत्थर का शीशा मिला, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली। तो यानी कि तांबर प्रधान वो सभ्यता थी। जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी वो क्या थी? तांबरकालीन सभ्यता थी। जितने ज़्यादा वहाँ औजार या जितने वहाँ वस्तुएं मिली हैं उसमें ज़्यादातर क्या किससे संबंधित थी? तांबे से संबंधित थी। तांबे को गलाने की भट्ठी मिली है। फिर दूसरा हमने ये भी देखा था कि जो उस समय की वो जो बस्ती बनी हुई थी उसमें सबसे बड़ा क्या था भी? गढ़ था या चबूतरा था। उसके जांजन की राजा हुआ करता था। उसके बाद में क्या है कि पूर्व में जैसे अमीरों की बस्ती थी और उसके दूर में क्या था भी? किसकी बस्ती थी? गरीबों की बस्ती थी जो ढह चुकी थी, जो कच्ची थी। हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि सामूहिक स्नान वगैरह के लिए बहुत बड़ा कुंड बना हुआ था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस सभ्यता में आज के समय को फॉलो करती हुई थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने पढ़ा था सेक्टर प्रणाली का, यानी कि किसी भी घर का जो दरवाज़ा है वो मेन रोड पे नहीं खुलता, उसके लिए पहले अंदर जाना पड़ता है। तो यानी कि जो चंडीगढ़ या इस्लामाबाद का नक्शा है वो इसी सभ्यता के ऊपर बना हुआ है। पक्की नालियाँ थी, नालियाँ ऊपर से ढकी हुई थी, यानी कि पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यानी कि आज से 2500-3000 वर्ष पहले भी, जो हमने इस अतीत में दबे पाँव के अंदर पढ़ा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ये राजपोषित न होकर धर्म पोषित सभ्यता कैसे थी? क्योंकि यहाँ पर सैन्य अधिकारियों यानी कि सेना से संबंधित कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि हथियार यहाँ नहीं मिले। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये धर्म पोषित सभ्यता थी, न कि राजपोषित। अगर राजपोषित होती तो राजा का उद्देश्य क्या होता? अपने राज्य का विस्तार करना। अब राज्य के विस्तार के लिए उसको क्या करना पड़ता? सेना रखनी पड़ती, और अगर सेना रखता तो उसके सबूत वहाँ जरूर मिलते हैं। दूसरा क्या था कि ये हाई प्रोफाइल सभ्यता नहीं थी। कारण क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी इमारतें जैसे मंदिर हैं या बड़े बड़े किले हैं, इस प्रकार की इमारतें वहाँ नहीं मिली हैं भी। ठीक है, ये हमारा तीसरा लेसन था। अब बात करते हैं चौथे लेसन की। चौथा लेसन था भी डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने, देखो भी ये डायरी के पन्ने एन फ्रैंक
उसके द्वारा लिखी गई डायरी थी, जो कि यहूदी लोग थे वो किस प्रकार का जीवन यापन करते थे अज्ञातवास के दौरान, उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था तो लोगों की ये इच्छा हुई कि अज्ञातवास में कैसा रहा जाता है उसको जानने के लिए, तब ये डायरी क्या बन गई भाई, एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। तो हमारे ये प्रश्न है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज कैसे बनी, कि जब लोगों की ये इच्छा हुई कि जो यहूदी लोग थे वो किस प्रकार का जीवन यापन अज्ञातवास में करते थे, तो उनको जानने की जब इच्छा हुई तब ये डायरी बहुत पढ़ी गई, क्योंकि इसमें खुद की जो एक पर्सनल बातें थी वो लिखी गई थी। तो इसमें किसी प्रकार का जन की दिखावा नहीं था। अगर ये सोचती कि मेरी डायरी कोई पढ़ेगा तो हो सकता है इसमें वो और बहुत कुछ लिख देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए ये क्या है, इतिहास बन गई। दूसरा क्या इसने बात की थी कि जो औरतें हैं उनकी स्थिति कैसी है, कि जैसे एक सैनिक होता है वो सीमा पर जब युद्ध कर रहा होता है तो उसको किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो एक औरत होती है वो उससे भी ज़्यादा यानी कि दुख झेलती है, कब, जब वो एक बच्चा पैदा करती है। तो यानी कि औरतों की स्थिति क्या है, दयनीय है, उसको बदलना चाहिए। तो उसने ये भी लिखा है एन फ्रैंक ने कि जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल रही है, जैसे जैसे काम या प्रगति ये बढ़ रहा है वैसे वैसे औरतों की स्थिति बढ़ रही है, और उसका ये भी मानना था कि आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी, किसके संबंध में, औरतों के संबंध में। अब बात है कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी बुक है ये 12 नंबर की है। ये मत सोचना कि हर बार कोरोना आएगा और हो सकता है कि हर बार लेसन कट जाएंगे और हो सकता है कि हर बार पेपर है वो हमारा आगे होगा, ऐसा नहीं सोचना है। देखो अभी 12 नंबर की बुक है हमारी। 12 नंबर की बुक में से मैंने आपको ये बताया था एक प्रश्न बड़ा आएगा 6 नंबर का, तो ये क्या है, अथवा में होगा भी, एक करना होगा। तो उसके बाद में 6 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन और आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा भी, 1.5 अंक का होगा। तो इन लेसनों को हमने तैयार करना है, तो हमारे दिमाग में एक तो ये बात होनी चाहिए कि 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो इस वीडियो में हमने बात की है वो मैंने बड़े प्रश्नों के ऊपर ही की है। दूसरा हमें ये भी पता है कि हमारे 4 क्वेश्चन क्या आएंगे, छोटे आएंगे, तो जो छोटे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हमने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है अभी ये थी हमारी वितान भाग 2 जो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम बुक शुरू करें या इसका व्याकरण शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।